हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए, ठीक है। और क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आप किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो आपके लिए क्लास होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट में आपकी रिसर्च मैथोलॉजी है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है, 2 पेपर आते हैं, आपके जो पेपर होता है उसके 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आपकी रिसर्च मैथोलॉजी जो सबके लिए कॉमन होती है वो पूछी जाती है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है, ये थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या मैम रिसर्च मैथोलॉजी जो होती है वो सभी फैकल्टी के लिए सेम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च मैथोलॉजी जो होती है वो आपकी सब्जेक्ट वाइज आपका जो सिलेबस होता है वो आप जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो उस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट से आता है। तो लगता है कि रिसर्च मैथोलॉजी हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है, अलग अलग होती है। आपका सिलेबस आपके डिपार्टमेंट से आता है, आपका पेपर आपके डिपार्टमेंट से आता है, बाकी कंडक्ट आपकी उसको यूनिवर्सिटी करवाती है। तो इस बेस पे आपको मैं बता दूं कि रिसर्च मैथोलॉजी आपके सभी फैकल्टी के लिए सेम होती है। क्वेश्चंस आपका डिपार्टमेंट किस प्रकार का दे रहा है वो उस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो रिसर्च मैथोलॉजी ऑल सब्जेक्ट के लिए सेम होती है, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन आपका जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो आपका जो पूरा है उसमें जो सिलेबस है उससे बाहर आपका डिपार्टमेंट नहीं लेगा। और ऐसे नहीं कि आर्ट्स से हो तो उसके लिए अब आर्ट्स वाली रिसर्च मैथोलॉजी आएगी, साइंस वाले के लिए साइंस वाली रिसर्च मैथोलॉजी आएगी। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन लेने का तरीका है वो कुछ साइंटिफिक तरीके से ले लेती है, कुछ आर्ट्स वाले जो है उनसे रिलेटेड ले लेती है, और जो कॉमर्स वाली है वो डाटा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन उठा सकती है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो चुका है। तो आपका जो फिर आपकी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो मेरे पास में काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि मैम हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है वो क्या आप प्रोवाइड करवा सकते हो क्या, कंटेंट, स्टडी कंटेंट या फिर जो पीवाईक्यू पेपर है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। तो मैंने आपके 2 या 3 पेपर आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं और एक पेपर है जो मैं आज सोल्व करवाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बोला गया है कि मैम हमें एक पेपर सोल्व भी करवा दीजिए। तो उस बेस पे मैं आपकी जो क्वेरी है उस बेस पे मैं आज ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ। 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगी और 50 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो रिसर्च मैथोलॉजी आई हुई है वो सोल्व करवाऊंगी। तो एंड में आपकी रिसर्च मैथोलॉजी होगी और स्टार्टिंग में आपके पीवाईक्यू पेपर होंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के पीएचडी एंट्रेंस के। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो पेपर है जो मैं आपको आज सोल्व करवाऊंगी। सोल्व की बेस पे मैं बता दूं आपको कि काफ़ी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम हमें जो क्वेश्चन होता है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन की मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, मतलब 90% जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उनको ओनली पेपर देखना होता है कि मैम पेपर किस लेवल का होता है पीएचडी का, ओनली वो देखना होता है। और कुछ स्टूडेंट पीवाईक्यू पेपर से ही अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट इस चीज से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास अलग से प्रोवाइड करवा सकती हूँ कॉन्सेप्ट की, लेकिन पीवाईक्यू पेपर के साथ में इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको अधूरा ज्ञान देके वो चीज़ें नहीं करना चाहती कि हाँ ठीक है आपकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया या फिर ये सब की कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस, ये सब नहीं। कि पीवाईक्यू पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब 60 या 70% आपको हेल्प मिल जाती है। आपका पेपर का पैटर्न पता लग जाता है और पेपर किस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपके कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। तो आज की वीडियो में ये स्टार्टिंग में ये चीज़ें बताना मेरे को इसलिए इम्पोर्टेंट लगा कि जो मेरे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उनको लेकर ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट होते हैं मेरे को अगर पूछोगे नहीं तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको किस चीज़ की इतनी डिमांड है या फिर आपको नीड किस चीज़ की है, ठीक है। तो मेरे को नीड आपकी स्टडी मटेरियल को तभी प्रोवाइड करवा पाऊंगी जब मुझे पता होगा कि एक्चुअल में स्टूडेंट को किस चीज़ की क्वेरी है, ठीक है। तो आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। 18 को जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जितने भी क्लासें हो चुकी है रिसर्च मैथोलॉजी की, गारंटी के साथ मैं इतना कह सकती हूँ कि जितना आपका पीवाईक्यू पेपर करवा दिए इनसे बाहर आपका सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन पीवाईक्यू पेपर को एज ए क्लास आपने देख लिया और छोड़ दिया उस तक किया है, या फिर उन पीवाईक्यू पेपर को थोड़ा सा डेप्थ में देखा है। तो आपका पीएचडी एंट्रेंस में अच्छा स्कोर आने के चांस बहुत ज़्यादा है। 90+ आपको 90+% आप ला सकते हो। पीवाईक्यू की जो 40 क्लास
से आपको प्रोवाइड करवाई है, तो ये मान के चलिए कि इंडिया की जो 40 यूनिवर्सिटी है उनके पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इनसे बाहर कहाँ से आएगा, ये चीज़ें मुझे आप खुद से सोच के देखिए कि इनसे बाहर रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा कहाँ से जाएगा। आरएम आपकी इससे बाहर नहीं आने वाली है। तो चलो आपका टाइम थोड़ा सा ले लिया मैंने, इसके लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो मैं हमारा टाइम खींच रही है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है काफ़ी स्टूडेंट के लिए। तो चलो देखिए जिनको ये जानकारी ज़रूरी नहीं लगती वो स्किप कर दिया करो, ठीक है। वीडियो को आगे पहुँच करके आगे बढ़ाकर देख लेना जहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट है। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो मैंने आपको एंड में करवाऊंगी और पहले आपकी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो करवाऊंगी। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट स्टार्टिंग से देख लीजिए, और जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी ना देखना चाहते हैं, वो आप जो वीडियो का है 50% पार्ट के बाद में आप देख लीजिए, जहाँ से आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर होता है, इसका पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट का, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध किस महान विचारक से है? जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसका संबंध किस महान विचारक से है? तो करेक्ट आंसर आपका 51 का हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स जो है, ये करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में देख लीजिए, बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट मेरे साथ में कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि पिछली घटनाओं की यादों को व्यक्तिगत टिप्पणियों के संग्रह को कहा जाता है। तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, मौखिक इतिहास। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर, यह कथन किसने कहा था कि तथ्य कुछ भी नहीं है, व्याख्या ही सब कुछ है? तो करेक्ट आंसर आपका 53 का हो जाएगा सी ऑप्शन, टॉय नबी। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन, इतिहास के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के मुख्य विद्वान के रूप में किसे जाना जाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन, अगस्टे कोस्ट। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि उपयोगितावादी दर्शन के इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 55 नंबर का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, जेरेमी बेथम। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, तथ्य कुछ भी नहीं है, व्याख्या ये सब कुछ है, यह कथन किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 56 का ए ऑप्शन, कोलिंग वुड। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, यह कथन साक्ष्य आधारित इतिहास अतीत का विज्ञान है, किसने कहा था? तो 57 का करेक्ट आंसर आपका कोलिंग वुड। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर है कि इतिहास सभी विषयों का घर है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन देखेंगे आगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, ट्रेवलियन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर, इतिहास लेखन की इतिहास परंपरा किस देश से में शुरू हुई है? क्या पूछा गया है, इतिहास लेखन की इतिहास परंपरा किस देश से में शुरू हुई है? तो करेक्ट आंसर 59 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रांस से। 58 का करेक्ट आंसर मैंने क्या बताया, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतिहास अतीत की राजनीति है, यह कथन किसने कहा था? तो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रीमैन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि इतिहास में से किस शासक ने अपने सिखों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित किया गया था? तो करेक्ट आंसर 62 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद जो गोरी है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है? तो 63 नंबर का करेक्ट आंसर आपका विजयनगर साम्राज्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, सन 1576 निम्नलिखित में से किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 64 का करेक्ट आंसर आपका हल्दी घाटी की लड़ाई। बी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65 नंबर क्वेश्चन। भक्ति संत रामानुजनाचार्य किस भगवान के भक्त थे? तो क्या पूछा गया है कि भक्ति संत रामानुजनाचार्य किस भगवान के भक्त थे? तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। तबकत ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका 66 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनहास उस सिराज। देखो थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अवॉइड करना, ठीक है। इस चीज़ को लेके मुझे जज मत करना कि मैम आपको पढ़ना नहीं आता वो सब, तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करना और क्वेश्चन आप खुद से पढ़ने की भी ट्राई करिए। मैं जितना हो सकता है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ इस पेपर में, ठीक है। बाकी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आप सभी की क्वेरी को लेकर ही मैंने ये क्वेश्चन क्लास लेके आई हूँ, तो आप थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सबसे पहले किसने किया था? तो 67 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। महमूद गजनवी ने कितनी बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटा? तो करेक्ट आंसर आपका 68 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 17 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध है ये आपका 1526 में ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है, इंग्लिश वाले यहाँ से देख लीजिए, बाकी हिंदी स्टूडेंट आ जाइए मेरे साथ में। एक नए धर्म दीन ए इलाही के संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर आपका 70 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन अकबर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71 नंबर। छत्रपति शासक के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो 71 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1676 में, 1674 में। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1773 में। 73 नंबर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट यहाँ से देखिए, और चलो हिंदी स्टूडेंट मेरे साथ में इंग्लिश वाले वहाँ से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग लगाया गया था? तो करेक्ट आंसर आपके 73 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्टन। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय आपके ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत के पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका वुड डिस्प्लेज 1854 जो है, इसको भारतीय पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया कि बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच में लड़ी गई। तो बक्सर की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी आपकी मीर कासिम के द्वारा, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की जो क्रांति है में सबसे अधिक प्रभावित था? तो करेक्ट आंसर 77 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अवध। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। भारत में बजट प्रणाली किस वायसराय के दौरान शुरू की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका 78 का हो जाएगा सी ऑप्शन, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे 79 नंबर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में आएंगे। यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1919 में ये घटना घटित हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। द नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन थे? तो 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर आपका के एम पणनिकर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इंग्लिश वाले यहाँ से देख लीजिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट आगे चलिए। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को उनके शब्दों यहाँ वह महिला में एकमात्र पुरुष थी के द्वारा श्रद्धांजलि दिखाई गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 85 नंबर का ए ऑप्शन, हुज रोज। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 87 नंबर की काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था। तो 87 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश वाले वहाँ से देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 89 का सुभाष 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता है वो आपका सितंबर 1932 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90 नंबर क्वेश्चन की सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। जो सत्य शोधक समाज है इसके संस्थापक आपके ज्योतिबा फूले थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए और हिंदी मीडियम स्टूडेंट आगे चलिए मेरे साथ में। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्वतंत्रता से पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका प्रिवी काउंसिल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1992 है कि हंटर आयोग किससे संबंधित था। जो हंटर आयोग है ये आपका शिक्षा से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका सही है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचे। तो साइमन कमीशन है वो भारत आपके 1928 में पहुंचे। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसका इंग्लिश यहाँ से देख लीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट मेरे साथ आगे चलिए। 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का जो लौह पुरुष है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि क्रिप्स कमीशन भारत कब आया था। जो क्रिप्स कमीशन है ये आपका 1942 में भारत आया था। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 नंबर है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा है इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, ये आप इंग्लिश यहाँ से देख लीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहाँ से चलिए कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 97 का आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो ये स्वतंत्र सेनानी आपके जतिन दास थे। डी ऑप्शन आपका सही है 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था। तो करेक्ट आंसर आपका 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता को निम्नलिखित में से किस कलाकार ने चित्रित किया था। तो करेक्ट आंसर आपके 100 नंबर का है अरविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो पहले स्लाइड से बाहर हो चुका था, 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 79 का आपका है डी ऑप्शन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन की बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। जो बंगाल का विभाजन है ये आपका हुआ था 1905 में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 80 का बी ऑप्शन आपका सही है 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर, स्वेट्स ऑफ इंडिया
सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर 81 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। और अब देखते हैं हम हमारे रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन। तो रिसर्च मेथोलॉजी की जो क्लास है वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वो आप देख लीजिए आगे। और जो रिसर्च मेथोलॉजी नहीं देखना चाहते या फिर जो किसी भी फैकल्टी से हैं, तो आपके लिए रिसर्च मेथोलॉजी जो है वो किसी भी फैकल्टी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो आपके लिए रिसर्च मेथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को जरूर से देखिए एंड तक, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और मेरे को मोटिवेट करने के लिए इस क्लास का फीडबैक जरूर से देना। अगर कुछ चेंजेस भी चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बताना कि ये चेंज आपकी क्लास में चाहिए मैम, तो वो। और थ्योरी क्लास अगर आपको चाहिए रिसर्च मेथोलॉजी की तो वो भी मुझे आप बता देना, ताकि मैं आपको थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड करवा सकूं। तो वो पॉसिबल है आपकी जो कमेंट से, क्वेरी से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप देखते रहिए रिसर्च मेथोलॉजी। थैंक यू। हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी एंट्रेंस का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसका रिसर्च मेथोलॉजी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो रिसर्च मेथोलॉजी की जो 50 क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और 50 क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट के हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। तो इस प्रकार से आपका जो रेशियो है 50-50 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके जो मार्क्स है इस पेपर के, वो 70 मार्क्स का टोटल ये पेपर है। तो इस प्रकार से आपकी जो डिवाइडेशन है वो किया गया है, और 2 आवर्स इस पेपर के लिए दिए गए हैं टाइमिंग। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक गुडे एवं हाल्ट है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरक्की तार्किक प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली एक व्यवस्थित चरणबद्ध चरण प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो एक वैज्ञानिक विधि कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्या प्रतिबद्ध है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निष्पक्षता, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्य से विशेष की ओर तर्क करना कहलाता है। तो ये आपके निगमन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य सत्यापन योग्य अवलोकन है। तो अनुभवजन्य सत्यापन अवलोकन आपका जो है ये है तथ्य, फैक्ट। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यान्वेषी अध्ययन के उदाहरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वेक्षण। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तत्काल समस्या का समाधान खोजने के लिए किए गए शोध को क्या कहा जाता है? तो तत्काल के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्शन लेनी होती है, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्रिया शोध, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि मौलिक अनुसंधान को के रूप में भी जाना जा सकता है, कहा जाता है। तो मौलिक अनुसंधान को और किस रूप में जाना जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध अनुसंधान। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, प्योर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुभवजन्य अनुसंधान किससे संबंधित है? तो अनुभवजन्य जो अनुसंधान है ये आपके अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, रिलेटेड है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य समीक्षा कार्य क्या है? तो जो साहित्य समीक्षा का जो कार्य है वो क्या है? तो ये एक अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? तो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले यहाँ से देखिए और हिंदी वाले यहाँ से, कि वस्तुनिष्ठता के जनक किसे कहा जाता है? तो वस्तुनिष्ठता के जो जनक हैं वो आपके रोके हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनसंख्या जनगणना अनुसंधान का एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन सर्वेक्षण। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अच्छा शोध हमेशा होता है। तो अच्छा शोध हमेशा क्या होता है, व्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिक होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध को केस स्टडी पद्धति का पालन करता है उसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, नैदानिक, डायग्नोस्टिक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, यहाँ पे एक परिकल्पना होनी चाहिए। तो एक परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, तो एक परिकल्पना आपकी जो है वो होनी चाहिए विशिष्ट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में पहला कदम एक समस्या का क्या करना होता है। तो पहला कदम एक समस्या का आपको चयन करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि किस समस्या पे आपको रिसर्च करना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी शोध में को अधिक प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। तो किसी भी शोध में किसको अधिक प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। तो विश्वसनीयता की, उपयोगिता की, निष्पक्षता की। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शोधगंगा क्या है, व्हाट इज शोधगंगा। तो यहाँ पे हिंदी वाले यहाँ पे देख लीजिए कि शोधगंगा क्या है। तो पीएचडी थीसिस का संग्रह है, या फिर शोध पत्र का संग्रह है, या यूजीसी से संबंधित जानकारी का संग्रह है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो शोधगंगा जो है ये आपकी क्या है, पीएचडी थीसिस का एक संग्रह है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, कि अनुसंधान में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो किसको छोड़कर अनुसंधान में शामिल है। तो यहाँ पे जो है प्रोन्नति, प्रमोशन जो है ये अनुसंधान का हिस्सा नहीं है। बाकी सत्यापन, नियंत्रण और परीक्षण ये आपके अनुसंधान के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन पे है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा बिंदु या तो प्राथमिक या माध्यमिक की सहायता किए गए शोध अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुभवजन्य। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अनुसंधान में पिजन, कोल, कबूतर, सुराख की विधि संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन आपके हिंदी में देखिए, रेनियर, स्मिथ और कोलीवुड और क्लार्क। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो कहाँ पर स्थित है। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका दिल्ली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाली 1 है। तो प्रश्नवाली 1 क्या है, यहाँ पे तथ्य संग्रह का उपकरण है, एक टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का सी ऑप्शन, पटना में ये लाइब्रेरी स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है 26 नंबर क्वेश्चन आपका रह गया है, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सूचना क्या है। सूचना क्या है। तो सूचना आपकी जो है ये असंसाधित आंकड़ा तथ्य है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण क्या है। तो एक शोधकर्ता जो है इसके आवश्यक गुण क्या क्या है। तो एक शोधकर्ता होता है, उसके आवश्यक गुण हैं कि वह क्या करे, मुक्त जांच की भावना रखे, अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भरता रखे और ज्ञान और निष्पक्षता का सिद्धांत का पालन करे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शोध पत्र पर आधारित शोध का कार्यान्वयन की संक्षिप्त रिपोर्ट है। तो करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राथमिक और द्वितीय दोनों तथ्य, प्राथमिक और द्वितीय तथ्य दोनों। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है। तो बौद्धिक संपदा जो अधिकार है इसके अंतर्गत आपका कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही है।
राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे कोलकाता आपके पास में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलकाता में आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। फिर है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 1972। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है, ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिए। फिर आपका है हिंदी मीडियम में, देखिए यहाँ पे सर्वेक्षण करना उत्पन्न करने का सबसे आम तरीका है। तो क्या है करेक्ट आंसर आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक तथ्य। ये ऑप्शन आपका सही है। उपयुक्त विश्लेषणात्मक तकनीक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या निर्धारित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर 33 का आपका हो जाएगा यहाँ पे। अनुसंधान, डिजाइन और एकत्रित किए गए डेटा की प्रकृति। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से कौन अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? तो करेक्ट आंसर आपका 34 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन समस्या की पहचान आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन। आज की क्लास थोड़ी स्पीडली है। स्पीडली इस वजह से है कि कल जो पेपर होने जा रहा है पीएचडी एंट्रेंस का, काफ़ी 2 या 3 यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम एक क्लास लेके आइए हिस्ट्री सब्जेक्ट के रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो उनके लिए उन्होंने बोला कि हमें ओनली पेपर चाहिए, ठीक है, थ्योरी हम कर लेंगे, ठीक है, हमें पेपर देखना है किस प्रकार का आता है। तो वो इसलिए मैं आज की क्लास जो है थोड़ी स्पीडली हो रही हूँ, उसके लिए सॉरी। कुछ स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल से आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ मुझे थ्योरी के लिए बताइए कि हमें थ्योरी चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैं तैयार हूँ आपके लिए थ्योरी क्लास लाने के लिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को उस चीज़ की नीड है। तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को नीड है तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, अदरवाइज मैं क्लास नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि मैं क्यों टाइम ख़राब करूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पीडली थोड़ा सा ले रही हूँ और क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मैसेजेस या फिर कमेंट्स नहीं आते कि हमें थ्योरी पढ़ाइए। तो इसलिए मैं ओनली क्वेश्चंस लेके आती हूँ। PYQ आपके काफ़ी हेल्प कर जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण किया जाता है। तो परिकल्पना का जो निरूपण है वो किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अनुसंधान उपकरण का चयन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नोट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो नहीं है 36 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सीओ देखना आप कि एक शोध प्रस्ताव एक असंगठित और अनियोजित परियोजना है। तो ये बिल्कुल बात गलत है। जो शोध प्रस्ताव होता है वो संगठित होता है और अनियोजित नहीं होता, उसको नियोजन करके प्लानिंग करके प्रॉपर प्लानिंग के वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपके 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि विशेष जानकारी के लिए निम्न में से उपयुक्त स्रोत हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए जो उपयुक्त स्रोत है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि एक अच्छे शोधकर्ता का गुण क्या होना चाहिए? जो एक अच्छा शोधकर्ता है उसका गुण आपका होना चाहिए वैज्ञानिक मनोवृत्ति उसकी होनी चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर इसका होना चाहिए। ऑप्शन आपका सही है। विस्तृत मानकीकृत कार्यक्रम के साथ साक्षात्कार को कहा जाता है। तो साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, संरचित साक्षात्कार। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे शोध कार्य का ब्लूप्रिंट कहलाता है। जो शोध कार्य का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या कहलाता है? तो शोध कार्य का ब्लूप्रिंट आपका अनुसंधान डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन की प्रश्नावली से भरी जाती है। किसके द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है? तो प्रश्नावली जो भरी जाती है वो आपके प्रतिवादी के द्वारा भरी जाती है, रेस्पोंडेंट जो होता है उसके द्वारा भरी जाती है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रारंभिक अनिवार्यता आवश्यकता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, एक शोध प्रश्न तैयार करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता अलग खड़ा होता है लेकिन भाग नहीं लेता। तो करेक्ट आंसर 43 का आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, मानक आकलन। 43 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैंने 44 लगा दिया। 43 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए कि किस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता अलग खड़ा होता है लेकिन भाग नहीं लेता। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, गैर प्रतिभागी अवलोकन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, परिकल्पना का निरूपण आवश्यक नहीं हो सकता। क्यों आवश्यक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखिए कि ऐतिहासिक अध्ययन में है वो आवश्यक नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, यूनेस्को सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो पब्लिक लाइब्रेरी जो स्थित है वो आपकी है दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स दिल्ली, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन 2003। ठीक है, 2003 सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 46 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो भारतीय जो ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है इसका जो राष्ट्रीय मुख्यालय है, अनुसंधान परिषद का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में स्थित है। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ICSSR जो सोशल साइंस रिसर्च के लिए होता है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो आपके रहने वाले हैं 48 नंबर उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, फिर है परियोजनाओं और प्रकाशनों को फेलोशिप को अनुदान प्रदान करने के लिए, बिल्कुल ये भी सही है, और पुस्तकालय और सूचना सहायता प्रदान करने के लिए, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। फिर क्वेश्चन है 49, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन ए जोग्राफिकली लोकली कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, फिर चलते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे कि भौगोलिक दृष्टि से स्थानीय संदर्भ में इतिहास के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 49 का यहाँ पे ए ऑप्शन, स्थानीय इतिहास। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्दों या कार्यों की नकल करना कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्दों या कार्यों की नकल करना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साहित्य चोरी, करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन करे हैं, वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए। हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट है, इस यूनिवर्सिटी का जो पेपर है इसका काफ़ी जो अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो रिसर्च मैथोलॉजी का ऑलमोस्ट सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया गया था। ठीक है, तो मैंने इसका सिलेबस चेक किया तो मुझे लगा कि सभी जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो PhD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PhD एंट्रेंस देना चाहते हैं, ऑल इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो क्लास आपकी अवेलेबल है करीब 40 के आसपास। 40 क्लास आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो 40 क्लास तो इसमें मान के चलिए आपकी ऑल इंडिया की जो 40 यूनिवर्सिटी है उनके मैंने पेपर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, और सारे जो वीडियो हैं ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हैं, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर सॉल्व नहीं करवाया है। और क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आपके इनसे बार आपका सिलेबस में कुछ नहीं पूछा जाएगा। कुछ नेगेटिव कमेंट्स मेरे चैनल पे आते हैं तो वो आप उनकी टेंशन मत किया करो। तो वो कमेंट इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कंटेंट बहुत अच्छा है, तो डीमोटिवेट करने के लिए आपको लाइफ में लोग मिल जाते हैं, बहुत जगह मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार के मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारे नेगेटिव लोग हैं, वो आते हैं, विजिट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कंटेंट कितना आपके लिए ज़रूरी है। तो उस चीज़ पे ध्यान देखिए, आप एक एक क्लास को अच्छे से करिए ताकि आपका PhD एंट्रेंस एक ही बार में, आपकी जो फीस लगती है ना PhD की 1500 से कम किसी भी यूनिवर्सिटी की नहीं होती है। 2500, 3000, 4000, 5000 तक आपकी फ़ीस होती है। तो आप एक यूनिवर्सिटी का लगाइए जिससे आपको करना है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आपका फर्स्ट टाइम में PhD क्लियर हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और जो भी प्रीवियस क्लास है उनको देख लीजिए, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर आपका सब्जेक्ट रिसर्च मैथोलॉजी है
ठीक है। सेकंड आपका जो है सब्जेक्ट के अलावा जो सेकंड है वो आपका यूजीसी नेट का फॉलो करता है, तो वो आप यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। और अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी उन्होंने दे रखी है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन करने के बाद में थ्योरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर थ्योरी करते हो तो इन क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी, तो तब तक ये अपना ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर।